हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों। तो यार प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और प्रैक्टिस सेशन जहां पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कंप्लीट फिजिक्स में, यानी कि क्लास 12 क्लास 11 दोनों। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है बेटा परसेंटेज एरर के बेसिस पे रेडियस का एरर दिया है 1%, ठीक है, और मास का एरर आपको दिया है बेटा 2%। और आपसे पूछ रहा है बताओ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी नॉट काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें कितना एरर आएगा सॉलिड स्फीयर के केस में, ठीक है। तो देखो यार सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है बच्चों वो होता है 2/5 mr², है ना। तो यहां पे I को आप लिख लेंगे डेल्टा I अपॉन I, 2/5 में कोई एरर हो नहीं सकता, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। m में आ जाएगा एरर डेल्टा m/m का प्लस ये 2 सामने आएगा और यहां पे आ जाएगा डेल्टा r/r। दिस इज सिंपल एप्लीकेशन ऑफ एरर एनालिसिस। अब आप देखेंगे तो डेल्टा m/m का एरर दिया है 2% और 2 इंटू ये दिया आपको 1%, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कितना हो गया टोटल 4%। दिस मच एरर विल बी देयर इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा बेसिस ये काइनेमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है और स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं u² अपॉन 2a होता है। कह रहा है कि अगर स्पीड को 50 से 100 कर दिया जाए, मतलब डबल कर रहे हैं आप, है ना, 50 से 100 यानी कि डबल कर रहे हैं, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 6 से बढ़ के कितना हो जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल है, 2 और a तो चलो कांस्टेंट है, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है बेटा वो u² के प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। तो मैं लिख सकता हूं s2/s1 बराबर u2/u1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे मिलेगा s2 अपॉन s1 कितना है 6 बराबर u2/u1 यानी कि 100/50, तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 6 जा 24, हेंस s2 इज हाउ मच 24 मीटर, है ना बेटा। तो अब रुकने के लिए 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस चाहिए यानी कि 24 मीटर, तो s प्रोपोर्शनल टू u², ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉज ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है। देखिए क्या कह रहा है, ये कहता है कि भाई अगर मैंने यहां से एक फोर्स लगाया है कितना 40 न्यूटन, ये फोर्स मेरा बेटा 40 न्यूटन है, मासेस आर 10 6 एंड 4 m1 m2 m3, तो ये 10 हो गया, ये 6 हो गया और ये 4 हो गया बच्चों। आपसे पूछ रहा है टेंशन T2 कितना होगा। तो इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया क्लास में। सबसे पहले तो आप जो भी एक्सटर्नल फोर्स है ना 40 न्यूटन है, उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल मास से, तो 10 और 6 16 और 4 20 से, है ना। तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप m3 को बोलेंगे, नॉक नॉक तेरा फोर्स आया, है ना, कितना फोर्स है 40 न्यूटन। तो ये पूछेगा m3 कि भाई क्या चाहते हो मुझसे, है ना, मेरा मास तो 4 kg है, मुझसे क्या चाहते हो। तो हम बोलेंगे हम तुम्हें एक्सेलरेशन देना चाहते हैं 2 का। वो बोलेगा ठीक है मेरा मास 4 है, एक्सेलरेशन 2, तो जो इनर्शिया है मेरा वो है ma, यानी कि 4 इंटू 2 बोले तो 8, है ना, 8 का इनर्शिया है, 8 न्यूटन का। इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए 40 में से 8 ये रख लेगा, बचा हुआ 32 आगे ट्रांसफर हो जाता है, तो T2 आ जाएगा आपका 32 के बराबर। इसी लॉजिक से आप चाहे तो T1 भी निकाल सकते हैं बेटा। T1 की वैल्यू देखना 20 आएगी, कैसे, यहां पे देखो 32 लगा, है ना, इस पे 32 फोर्स लगा m2 पे। अब m2 का मास कितना है 6, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 6 दूनी 12, इतना चाहिए इसको इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए। हमने कितना लगाया 32, 32 में से 12 ये रख लेगा, बचा हुआ 20 आगे ट्रांसमिट कर देगा, ये आपका 20 न्यूटन आ जाएगा T1, है ना। तो इस तरीके से बेटे आप टेंशन निकाल सकते हो जहां भी वो पूछेगा। डन। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए अपने। अगला क्वेश्चन है बेटा अगेन लॉज ऑफ मोशन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। आप एक बात जानते हो बेटा कि मान लो एक पुली ब्लॉक सिस्टम है ना, यहां पे मास m1 है और यहां पे मास बेटा m2 है, और यहां से मान लो एक स्ट्रिंग ऐसे लगी हुई, ये नॉर्मल अपना पुली ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो आपको पता है कि यहां का जो टेंशन होता है, यहां का जो टेंशन होता है T, उसको ऐसे निकालते हैं T बराबर 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है निकालने का टेंशन को। अब अगर यहां का टेंशन T है, यहां का टेंशन T है, तो यहां का टेंशन बेटा 2T हो जाता है।
सिंपल है ना, पुली का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना दोगे, यहां से टी लग रहा है, यहां से टी लग रहा है पुली में, तो ऊपर 2t लगेगा, इसका कोई मास तो है नहीं पुली का, पुली इज मासलेस, फ्रिक्शनलेस, ठीक है, तो यहां पे आपका 2t आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे एक स्प्रिंग है पहले तो, ठीक है ना, और आप देखोगे बेटा तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इतने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो एक बार इसको ट्राई करो आप लोग जल्दी से, है ना, फिर मैं बताता हूं क्या करना है। ट्राई किया बेटा आपने, है ना, अब देखो क्या करना है ना। सो बेसिकली द आइडिया इज कि पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है इतने एक्सेलरेशन से, तो सिस्टम में जो मासेस हैं बेटा उनमें एक सूडो फोर्स लग जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जब एक्सेलरेट कर रहा है तो मासेस पे एक सूडो फोर्स आता है, तो यहां पे सूडो फोर्स आ जाएगा आपका ma, और mg तो ऑलरेडी लग रहा था, mg तो ऑलरेडी लग रहा था, तो जहां पे आप g लिखते थे फॉर्मूले में, अब आप g इफेक्टिव लिखेंगे और ये होगा बेटा g प्लस a के बराबर। देखो दोनों जुड़ रहे ना, mg भी नीचे है, ma भी नीचे है ना, तो a प्लस g आपका g इफेक्टिव हो गया, पहली बात ये। तो अब जब मैं इनमें टेंशन निकालूंगा बेटा, ये टेंशन T, ये टेंशन T, तो टेंशन T का फॉर्मूला अब क्या आएगा, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यहां पे g आता था ना, ये आ जाएगा g इफेक्टिव, है ना, g इफेक्टिव। देखते हैं कितना आता है टेंशन, ठीक है, 2 m1 इंटू m2 कितना हो गया, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8 2 जा 16 इंटू g इफेक्टिव है बेटा 12। कैसे सर, g की वैल्यू 10 गिवन है, a की वैल्यू 2 गिवन है, तो ये 12 आ गया। देखो g 10 है, a 2 है, तो 12 आ गया, तो यहाँ पे 12 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 4 और 2 6। इसको सॉल्व करते हैं, 6 2 जा 12, 16 2 जा 32 न्यूटन, इतना टेंशन आएगा। तो देखो है ये पुली ब्लॉक ही, सिंपल है, पुली ब्लॉक जैसा ही है, बस एक चीज करनी है कि g के जगह पे g इफेक्टिव आ जाएगा, बिकॉज होल सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, तो एक सूडो फोर्स आ जाएगा नीचे, ठीक है ना, तो इस वजह से ये g इफेक्टिव ले लोगे विच इज इक्वल टू g प्लस a के बराबर, ठीक है। अच्छा टेंशन आ गया सर, अब बेटे जब टेंशन आ गया, ये t है, ये t है, तो यहां कितना फोर्स होता है 2t। अच्छा तो अगर t की वैल्यू 32 है तो 2t कितना हो जाएगा 64, यानी स्प्रिंग में कितना फोर्स लगा मेरे प्यारे बच्चों, स्प्रिंग में कितना फोर्स लगा 64 न्यूटन। स्प्रिंग का k कितना है 100, तो क्या आप उसका एक्सटेंशन निकाल सकते हैं, यानी कि x, हाँ सर कैसे निकालोगे, F बराबर kx होता है, तो फोर्स हो गया 64 बराबर k हो गया 100 इंटू एक्स, 100 नीचे जाएगा 0.64 मीटर बनेगा, जिसको कि आप 64 सेंटीमीटर भी कह सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है ना, तीन कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन है, एक सूडो फोर्स, एक स्प्रिंग और एक पुली, तीनों को मिला के, है ना, तीन इक्वेशन लगे आपको। देखो जी इफेक्टिव सूडो फोर्स से आया, पुली के फॉर्मूले से टेंशन आया, स्प्रिंग के फॉर्मूले से एक्स निकल गया, है ना, तो तीन कंसेप्ट, तीन फॉर्मूले लगे आपको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़े बच्चों, है ना। चलो अगला क्वेश्चन ये है बेटा, दिस इज बेस्ड ऑन बीटा डिके, नेगेटिव बीटा डिके, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है। मैं आपको रिएक्शन बता देता हूं। बेसिकली एक न्यूट्रॉन टूटता है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, प्लस एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं, बीटा डिके में आपने पढ़ा है। तो देखिए सी ऑप्शन आपको सही लगेगा, एक न्यूट्रॉन टूटता है डिके करता है एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो बिल्कुल सही है, न्यूट्रॉन टूटता है एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो सी इज करेक्ट। फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 30 है एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से आप सुनिएगा। आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो छुपा हुआ है। देखो अगर मुझे बेटा फोर्स वेक्टर लिखना है तो मैं ऐसे लिखता हूं, फोर्स का मैग्नीट्यूड, है ना, इनटू यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर ऐसे ही लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ये आपको मैग्नीट्यूड बताता है कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, जो कि यहां पे मुझे 30 गिवन है, और ये मेरा यूनिट वेक्टर है, यानी कि फोर्स जिस भी डायरेक्शन में लग रहा है
उस डायरेक्शन में जो वेक्टर गिवन है उसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं? यूनिट वेक्टर होता है बेटा वेक्टर इटसेल्फ, यानी कि i प्लस जे प्लस के, ये तो आपका वेक्टर हो गया, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि आएगा रूट 3। देखो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर अंडर रूट 3। तो कोई भी वेक्टर अगर आपको दिया है, मान लो 4i प्लस 3j, बोलता है इसका यूनिट वेक्टर बताओ, मान लो ये a वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर बताओ जो डायरेक्शन बताता है, तो यूनिट वेक्टर इज a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर कितना आएगा? 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो कि एक्चुअली सॉल्व करके आ जाएगा आपका 5 के बराबर, है ना। क्लियर हुआ? क्योंकि कई बच्चे इसमें एक मिस्टेक करेंगे, मैं आपको बताता हूं। बच्चे बोलेंगे देखो यार 30 मैग्नीट्यूड दिया है, ये डायरेक्शन दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये नीचे रूट 3 आप छोड़ देते हैं। आंसर बेटा गलत हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप में डायरेक्शन नहीं बता रहा है। डायरेक्शन बताने का काम यूनिट वेक्टर का है, ये तो वेक्टर बता रहा है बस, है ना। तो डायरेक्शन के लिए आप ये वेक्टर लिखो, उसके नीचे मैग्नीट्यूड लिखो, तब जाके वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट होता है। तो ये मैग्नीट्यूड और ये यूनिट वेक्टर अब सही है। अब ये आपका बेटा फोर्स वेक्टर बन गया। अब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करने से वर्क आ जाता है। तो ये तो पूरा का पूरा फोर्स है डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे आएगा, ये फाइनल पॉइंट ये इनिशियल पॉइंट घटा दो, है ना। तो 3 - 2, x में 3 - 2, तो ये आ जाएगा आपका 1i, है ना। 1i को खाली i लिख लो, चलो i क्या प्लस यहां है बेटा 5 - 4, तो वो भी आ गया 1j, है ना, प्लस 2 और 1, ये भी मेरे ख्याल से 1 ही आ रहा है, तो ये आ गया आपका k। अब आप क्या करेंगे बेटा, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे सर, है ना। तो देखो 30/√3, है ना, ये बाहर आ गया अपना, है ना। अच्छा ऐसा भी कर सकते हो, चलो ठीक है, 30/√3 आपका बाहर आ गया, 30/√3 आपका बाहर आ गया, i डॉट आई 1, है ना, j डॉट जे 1, तो देखो i डॉट आई 1 प्लस j डॉट जे 1 प्लस k डॉट के 1, ऐसी होता है ना मल्टीप्लीकेशन। डॉट प्रोडक्ट i डॉट आई 1 हो जाता है, तो i डॉट आई 1, j डॉट जे 1, k डॉट के 1, तो यह आ जाएगा आपका 3। तो 30 × 3/√3, ये आंसर है। 30 × 3/√3। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 को लिख लेते हैं √3 × √3 बेटा, तो एक √3 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा एक √3, तो दैट विल बी 30√3। दिस इज योर आंसर, है ना। सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको हल्के मत लेना। तो आप याद रखना मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर, इससे काम नहीं चलेगा, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, उससे फोर्स बनेगा, फोर्स इनटू फिर आप डिस्प्लेसमेंट कर दो, है ना। चलिए बेटे अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। मोटर जो है वो यूज किया गया है टू डिलीवर वाटर एट सर्टेन रेट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप, है ना। पाइप में से क्या बह रहा है बेटा, पानी बह रहा है, मान लेते हैं v वेलोसिटी से बह रहा है, टू डिलीवर n टाइम्स वाटर थ्रू द सेम पाइप, n टाइम्स ज्यादा पानी पंप करना है। तो भाई हमें पावर कितना बढ़ाना पड़ेगा, है ना। क्या पावर भी n टाइम करना पड़ेगा, या n स्क्वायर से हो जाएगा, या n³ या n⁴, है ना। बढ़िया क्वेश्चन। अगर नहीं बन रहा है तुमसे, चुपचाप सॉल्यूशन देखो, सब बनेगा। देखो बेटा सबसे पहले तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको v वेलोसिटी से पंप करने के लिए, वो होगी बेटा 12mv², 12mv²। इसका यूनिट आता है बेटा जूल में, है ना, ये आता है जूल में, लेकिन मुझे तो पावर चाहिए, पावर। तो पता है जब पानी फ्लो होता है ना, तो m की बजाय हमारे पास m डॉट होता है, m डॉट। m डॉट को बोलते हैं बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, या फिर मास फ्लो रेट, ऐसा भी बोल सकते हो। m डॉट मास फ्लो रेट, इसका यूनिट होता है बच्चों kg/सेकेंड।
बेसिकली हर सेकंड कितना पानी गुजर रहा है, हर सेकंड कितना पानी गुजर रहा है। तो सोचो अगर मैं m के जगह m डॉट लिख दूं, हाफ m डॉट v स्क्वायर, तो सोच बेटा सब कुछ तो सेम रहेगा, बट जो kg था ना वो kg पर सेकंड बन गया, तो जो जूल है वो जूल पर सेकंड बन गया। अरे वाह सर, तो ये तो सर वॉट में आ जाएगा। हाँ जी, तो ये पावर है, बिल्कुल सही बोले हैं, है ना। इसका जो यूनिट है ये आपका वॉट में आ गया, और ये बेटे पावर का फॉर्मूला है। तो समझो अगर पानी फ्लो हो रहा है तो आप लिखोगे हाफ mv स्क्वायर ही, लेकिन m रहेगा m डॉट मास फ्लो रेट kg पर सेकेंड। इसके पर सेकेंड होने की वजह से ये जूल पर सेकेंड बन जाता है और ये वॉट में आ जाता है। तो मैं एक बात समझ गया कि भाई ठीक है, पावर का फॉर्मूला है हाफ m डॉट v का स्क्वायर। अब वो बोल रहा है कि मेरे को डबल अमाउंट ऑफ वाटर क्रॉस करवाना है। डबल ही बोला है ना बेटा उसने, देखो उसने बोला है कि सेम पाइप में, अच्छा डबल नहीं n टाइम्स बोल रहा है, n कुछ भी हो सकता है, n टाइम्स वाटर ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। आओ समझाता हूं। पावर क्लियर हुआ। अब देखो ये जो मास फ्लो रेट होता है ना बेटे, इसका फॉर्मूला होता है रो ए वी। रो क्या है सर? डेंसिटी। ए क्या है सर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वी क्या है? वेलोसिटी। देखो ये केजी पर सेकेंड आएगा, मैं बता रहा हूं आएगा, करके देखो। डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब इंटू एरिया बोले तो मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी बोले तो मीटर पर सेकेंड। देख बेटा ये मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, आ रहा है ना केजी पर सेकेंड। तो आज के बाद याद रखो, जब भी फ्लूइड फ्लो होता है ना और आपको मास फ्लो रेट चाहिए ना बेटा केजी पर सेकेंड में, तो ये आंसर है रो ए वी, रो ए वी। तो सोचो जो पावर का फॉर्मूला है वो क्या बन गया? हाफ मास फ्लो रेट को लिख लो रो ए वी, एक वी स्क्वायर पहले से था तो ये बन जाएगा वी क्यूब। समझते जाओ, ये सब काम आएगा, ये सब याद रखना है। अगर फॉर्मूला नोट्स में नहीं लिखा है लिख लेना इसको, है ना। वैसे फ्लूइड में हुआ है ये पार्ट, है ना। रो ए वी लिख दो, रो ए वी क्यूब बन गया। अब मेरे को बोलता है कि मुझे मास फ्लो रेट को n टाइम्स करना है, n टाइम्स। मेरे को n टाइम्स ज्यादा पानी चाहिए। तो यार मास फ्लो रेट तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, रो ए और v। ऐसा तो नहीं है कि तुम पानी की डेंसिटी चेंज कर दोगे, पानी की डेंसिटी तो सेम रहेगी 1000 kg पर मीटर क्यूब। इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, थोड़ा ना चेंज कर दोगे डेंसिटी। तो रो तो बेटा सेम है, एरिया भी सेम रखना है क्योंकि सेम पाइप बोला है, सेम पाइप बोला है। तो सोच बेटा मास फ्लो रेट n टाइम्स कब होगा? n टाइम्स तब होगा जब वेलोसिटी n टाइम्स हो जाएगी। समझ रहे हो? मुझे मास फ्लो रेट को n टाइम्स करना है, उसी ने बोला मेरे को n टाइम्स ज्यादा पानी चाहिए। वो कैसे हो सकता है सर? रो तो कांस्टेंट है, ए तो कांस्टेंट है, जब मैं v को n टाइम्स करूंगा तभी जाके तो मास फ्लो रेट n टाइम्स होगा। तो इससे मैं समझ गया कि मास n टाइम्स मतलब वेलोसिटी भी हो रही है n टाइम्स। अब आते हैं यहां पे पावर पे। देख डेंसिटी नॉट चेंजिंग, एरिया नॉट चेंजिंग, 1/2 नॉट चेंजिंग, तो पावर प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का क्यूब। अब वेलोसिटी कितने टाइम्स हुआ है? n। तो सोचो पावर कितने टाइम्स हो जाएगा? यहां पे n का फैक्टर तो n का क्यूब, तो पावर हो जाएगा n क्यूब टाइम्स। ये आपका आंसर है ना। बढ़िया सवाल है ना, मानते हो ना? चलो दिस इज अ नाइस क्वेश्चन बेटा, n क्यूब इज द आंसर। ठीक है, सी। चलिए वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। आइए, रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड। अच्छा एंगुलर स्पीड क्या होता है? एंगुलर स्पीड होता है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा, ये तो होता है ना। अब सोचो चाहे वो मिनट हैंड हो चाहे वो आवर हैंड हो, घूमते तो वो 360 डिग्री है, पूरा घूम के आएंगे तो 360 ही घूमेंगे। यानी थीटा तो चलो सेम है दोनों का, घूमेंगे तो पूरा एक चक्कर में तो 360 ही होगा। लेकिन दोनों को जो टाइम लगेगा ना वो अलग अलग लगेगा। और ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। सोचो टाइम कम लग रहा है मतलब तेज चल रहा है, वो ओमेगा ज्यादा है। टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब वो स्लो चल रहा है। अच्छा अब दिमाग लगाओ, मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड, मिनट हैंड कितने मिनट के बाद एक चक्कर लगा के वापस आ जाता है?
मिनट हैंड मतलब घड़ी का जो कांटा होता है ना बेटा, एक आवर वाला होता है ना, एक आवर वाला छोटा, एक तो सेकंड होता है उसको भूल जाओ अभी, मिनट होता है थोड़ा सा लंबा ऐसे। सोचो मिनट वाला यहां पे है, कितने मिनट बाद वापस आएगा? 1 घंटे बाद, 60 मिनट बाद, 1 घंटे बाद वापस आएगा, मानते हो? हाँ सर। तो मिनट वाले को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 1 घंटा, 1 घंटे में वापस आ जाएगा। लेकिन जो आवर वाला है, मान लो वो अभी 12 बजे पे है, तो अब वो रात के 12 बजे वापस आएगा, यानी उसको 12 घंटे लगेंगे वापस आने में। आवर हैंड को यहां से वापस आने में 12 घंटे लगेंगे बेटा, तो उसको लग रहे 12 घंटे, है ना। मुझे क्या निकालना है? स्पीड ऑफ मिनट हैंड और आवर हैंड का रेशियो। तो देखो स्पीड ऑफ मिनट अपॉन स्पीड ऑफ आवर बराबर टाइम ऑफ आवर बराबर बटा टाइम ऑफ मिनट, इनवर्स, इनवर्स देख रहे हो, ओमेगा और टाइम क्या है? इनवर्स है। तो ओमेगा मिनट अपॉन ओमेगा आर बराबर टी आर अपॉन टी मिनट। तो टाइम ऑफ आवर हैंड कितना है? 12 घंटे। मिनट हैंड कितना है? 1 घंटे। तो 12:1 आंसर आ रहा है मेरा, ठीक है। 12:1 इज द आंसर, सही है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बॉल है जिसको ड्रॉप किया गया। देखो बेटा ये मैंने कोलिजन में आपको सिखाया है। मान लीजिए किसी चीज को आप ऊपर से 0 वेलोसिटी से ड्रॉप करते हैं, v बराबर 0, ठीक है ना। तो यहां जब वो टकराता है तो उसकी स्पीड हो जाती है √2gh। अगर यहां का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है बेटा, तो टकराने के बाद जो वेलोसिटी है वो हो जाती है e टाइम्स √2gh। बेसिकली आइडिया ये है बेटा, कहने का मतलब ये है कि किसी सरफेस पे अगर टकराने से पहले की रफ्तार v थी, तो टकराने के बाद की रफ्तार e टाइम्स v हो जाती है। बेसिकली कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी बचती है वो e की पावर n इंटू इनिशियल वेलोसिटी होती है। एक कोलिजन होगा, मान लो एक कोलिजन, एक बार टकराया तो ev, ठीक है। फिर ये ऊपर गया, ev से वापस आया, है ना, फिर टकराएगा, फिर से e टाइम्स हो जाएगा। तो एक कोलिजन के बाद वेलोसिटी हो गई ev, है ना, ev1। फिर आपका 2 कोलिजन के बाद मान लो आप वेलोसिटी निकालोगे तो e स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो कितना कोलिजन हुआ वो आपको n के जगह रख देना है। आपको बोलेगा 4 कोलिजन के बाद कितनी रफ्तार बचेगी, तो e की पावर 4 इंटू इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन अगर आप निकालना चाहते कि हाइट कितना गया, देखो ये बहुत हाइट से मान लो गिरा, ठीक है, गिरा, फिर यहां से उछला, कम हाइट तक गया, फिर उछला, कम हाइट तक गया, फिर उछला, कम हाइट तक गया, फिर उछला, कम हाइट तक गया। ऐसे हाइट बेटा कम होती जाती है, आपको पता होगा, है ना। बॉल आप गिरा दो, पहले ज्यादा उछलेगा, फिर कम 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 कम, फिर ऐसे बंद हो जाएगा। तो बेटा हाइट किसी भी कोलिजन के बाद इसका फॉर्मूला होता है h की पावर 2n इंटू एच इनिशियल। जितना हाइट शुरू में था, एक कोलिजन के बाद यहां पे n डाल दो, n बराबर 1 डाल दो, तो e स्क्वायर हो जाएगा। 2 कोलिजन के बाद 2 2 जा 4 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो अब आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए बेटा जरा। क्या कह रहा है देखो, h हाइट से ड्रॉप किया, बाउंस करके स्पीड बचा 80%, यानी कि जो फाइनल स्पीड है वो हो गया 0.8 इंटू इनिशियल स्पीड। इससे मैं समझ गया कि जो e की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो है बेटा 0.8, ठीक। अब बोलता है द बॉल विल देन राइज टू अ हाइट ऑफ नियरली कितना टाइम्स h। तो मैंने क्या बताया, h फाइनल होता है बेटा e की पावर 2n मल्टीप्लाइड बाई h इनिशियल। तो e तो मेरे को पता है 0.8, यहां पे आ गया मेरा 2, पहला कोलिजन है तो n 1 हो गया और मल्टीप्लाइड बाई h। तो 0.8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 0.64, तो आंसर है 0.64 h, ठीक है। तो याद रखिए h में e की पावर 2n, n इज द नंबर ऑफ कोलिजन, और वेलोसिटी में e की पावर n, n इज द नंबर ऑफ कोलिजन अगेन, ठीक है ना। तो चलिए ये वाला आप ट्राई करेंगे, मैं 1 सेकेंड में आया, ठीक है, अभी ट्राई करिए, अभी आया मैं।
हाँ जी, आई होप आपसे क्वेश्चन हो गया होगा ये वाला, है ना। तो बोल रहा है रिजिड बॉडी रोटेट करती है एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट विथ वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी, जो कि दिया है अल्फा माइनस बीटा इंटू टी। टाइम टी है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है। देखो लिखो, जो भी बोल रहा है उसको लिखो पहले, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी कितना है, अल्फा माइनस बीटा टी। कहता है बताओ कितना एंगल रोटेट करेगा ये बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, रुकने से पहले। तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि ये रेस्ट पे कब आ रहा है, रेस्ट पे कब आ रहा है। रेस्ट पे आने का मतलब है कि भाई वेलोसिटी जो है वो आपका जीरो हो जाना चाहिए, है ना। रेस्ट पे तभी तो आएगा ना, बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, तो वेलोसिटी आपका जीरो हो जाना चाहिए। मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूं, देखिए जो बेटा इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो आएगी टाइम टी बराबर जीरो डाल के, है ना। तो जैसे आपने टाइम टी बराबर जीरो डाला, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी अल्फा, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, ठीक। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। क्यों, क्योंकि रेस्ट पे आ रहा है वो, क्योंकि वो रेस्ट पे आ रहा है। तो पूछ रहा है एंगल कितना रोटेट होगा। तो आपके पास एक फॉर्मूला है ना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये यहां थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहां ये बन जाता है एस के जगह पे थीटा, ठीक है। अच्छा इससे लेकिन होगा नहीं ये वाला क्वेश्चन, है ना, क्योंकि टाइम पता नहीं है आपको। तो इसके जगह पे आप ये वाला लिखिए बेटा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा अब देखो v क्या हो गया, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, पता है क्या, हाँ सर जीरो है। u क्या हो गया, ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये तो फॉर्मूला बनेगा देखो, है ना, सर्कुलर में ये ओमेगा फाइनल, ये ओमेगा इनिशियल, ये अल्फा और ये थीटा। अब मेरे पास अल्फा नहीं है, बाकी सब तो है, थीटा निकालना है, अल्फा नहीं है। अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे आएगा, इसको डिफरेंशिएट करके आएगा बेटे, है ना। इसको आप जब डिफरेंशिएट करेंगे डी ओमेगा बाई डी टी, तो मेरे को अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब आप इस अल्फा और बीटा के साथ कंफ्यूज मत करिए उस अल्फा को, इन्होंने अल्फा बीटा दे रखा है, मेरे एक्सेलरेशन को भी मैं अल्फा ही बोलता हूं। तो एक्सेलरेशन इसका डिफरेंशिएशन आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया जीरो माइनस इसका हो गया जस्ट बीटा। तो मेरा जो एक्सेलरेशन है वो आ रहा है माइनस बीटा, तो यहां पे रख दो यार, ओमेगा फाइनल जीरो, ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, इनिशियल कितना है अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर, यहां पे मैं लिखूंगा माइनस, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा के बराबर है, एक्सेलरेशन माइनस बीटा के बराबर है, तो माइनस 2 बीटा इंटू थीटा। अब कर दो पक्षांतर, है ना, तो अल्फा स्क्वायर बराबर 2 बीटा थीटा, थीटा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों से भी ये क्वेश्चन हो गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे देखो डायग्राम दे दिया, बोलता है रॉड का मास m है और इसका भी मास m है, लास्ट में मास m लगा हुआ है, यहां पे एक स्प्रिंग लगी हुई है L/2 पे। तो बताइए एक्सटेंशन कितना होगा स्प्रिंग पे अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। देखो यार सिंपल सी बात बताता हूं मैं, यहां से एक फोर्स आएगा बेटे जो कि होगा आपका स्प्रिंग फोर्स, यहां से एक फोर्स लगेगा जो कि होगा mg, और सोचो रॉड का मास भी m है, तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा L/2 पे, तो एक फोर्स आएगा यहां से mg। कितने फोर्सेस हैं, 3। अब ये एक रिजिड बॉडी है, ये तब इक्विलिब्रियम में रहेगी जब हिंज के अबाउट इसका टॉर्क जीरो होगा, हिंज के अबाउट या फिर किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा। हिंज से लेने का फायदा यह है कि यहां के फोर्सेस का टॉर्क अपने आप जीरो कर लेते हो आप, तो आपको फायदा मिल जाता है, तो यहां का फोर्स लेना नहीं पड़ता है ना। तो हिंज के अबाउट टॉर्क को मैं जरा जीरो करता हूं, देखता हूं क्या आता है। तो टॉर्क अबाउट हिंज बराबर जीरो करते हैं। देखो ये एफएस ऐसे घुमा रहा है रॉड को, देख रहे हो, एफएस ऐसे घुमा रहा है, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये एमजी देखो ऐसे घुमा रहा है, ऐसे ऐसे घुमा रहा है यूं, तो इसका मेरे पास क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है, इसका भी देखो क्लॉकवाइज ही आ रहा है ना। तो देखो ये और ये क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं टुक टुक क्लॉकवाइज, लेकिन ये ऊपर की तरफ ले जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो सिंपल आइडिया है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर क्लॉकवाइज टॉर्क। देखो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना आएगा, फोर्स है आपका एफएस, डिस्टेंस है बेटा L/2, तो L/2, एंटी क्लॉकवाइज में एक ही है।
क्लॉकवाइज में देखो mg इंटू एल बाई टू एक हो गया है ना, mg एल बाई टू प्लस ये भी जुड़ेगा, ये भी क्लॉकवाइज है, दोनों क्लॉकवाइज जुड़ जाएंगे, तो ये mg और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी यहां तक l, तो ये आ जाएगा mg मल्टीप्लाइड बाई l, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप देखोगे बेटा तो ये बन रहा है fs l बाई टू, ये 1 बाई टू और 1 बन जाएगा 3 बाई टू mgl, है ना, 2 कैंसिल हो गए बेटे, l और l भी कैंसिल हो गए, जो आपका स्प्रिंग फोर्स है ना वो आ रहा है 3 टाइम्स m इंटू जी। आ गया सभी का स्प्रिंग फोर्स, सिंपल है ना, टॉर्क बैलेंस। अच्छा, अब जब स्प्रिंग फोर्स आ चुका है तो वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि भाई एक्सटेंशन कितना हुआ है स्प्रिंग में, तो मेरे को पता है कि भाई स्प्रिंग फोर्स बराबर होता है k इंटू एक्स, वेयर x इज द एक्सटेंशन, तो बेटा x हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाई k। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स कितना निकाला था हमने 3 mg, है ना, तो यहां आ जाएगा 3 mg स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाई k, इतना एक्सटेंशन होगा, हेंस द करेक्ट आंसर इज ए बेटा, ठीक है, 3 mg बाई k। इट इज अ नाइस क्वेश्चन, है ना, यस। चलिए, बोल रहा है कहां पे प्लैनेट सबसे तेज भागेगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जहां पे डिस्टेंस कम है वहां पे स्पीड ज्यादा होती है, mvr बराबर कांस्टेंट या फिर l बाई टू एम बराबर कांस्टेंट, है ना, तो जहां पे कम डिस्टेंस है वहां पे स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है ना, तो ए पे स्पीड ज्यादा होगी। याद करने का तरीका एक गंदा सा तरीका है कि देखो यहाँ पे सन के ज्यादा नजदीक है प्लैनेट तो ज्यादा गर्मी लगेगी तो तेजी से भाग जाएगा, यहाँ पे दूर है तो आराम से है, कूल है एकदम, तो धीरे धीरे चलेगा, है ना, बट वो कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे याद करने का तरीका है। लॉजिक तो यही है भाई कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, डिस्टेंस कम तो स्पीड ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो स्पीड कम, ठीक है। चलिए बेटा, तो ए पे सबसे ज्यादा स्पीड होगी, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, है ना, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन एट द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, मतलब सरफेस पे 10 न्यूटन है। एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है डिस्टेंट 7 आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अब यही खेलते हैं ये, कभी डिस्टेंस सरफेस से दे देते हैं तो कभी सेंटर से दे देते हैं, है ना। मेरे को निकालना है वेट एंड एपरेंट वेट। देखो यार, एपरेंट वेट तो किसी भी सैटेलाइट में 0 होता है ना, क्योंकि वो जी एक्सेलरेशन से चल रहा है तो एक सूडो फोर्स आ जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। मान लो कोई भी सैटेलाइट है, जी उसका एक्सेलरेशन है तो एक mg इधर लगेगा और एक mg इधर लगेगा, ठीक है ना। तो एपरेंट वेट किसी भी सैटेलाइट का 0 होता है ना, वेटलेसनेस आप फील करते हो वहां पे जाके। तो एपरेंट वाला तो 0 हो गया, ये देखो एपरेंट वाला तो 0 हो गया, 0 हो गया, बट एक्चुअल कुछ ना कुछ होगा, एक्चुअल कुछ ना कुछ होगा। एक्चुअल कैसे निकालेंगे, बोल रहा है कि भाई ये तुम्हारा अर्थ है, यहां से कितनी दूरी है सेंटर से, डिस्टेंस 7 आर फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से 7 आर मतलब हाइट कितनी हुई, ना ना ना, हाइट 7 आर नहीं हुई बेटा, ये तो सेंटर टू सेंटर है 7 आर। हाइट तो बेटा यहां से लेते हैं ना, यहां से लेते हैं ना हाइट, और यहां तक अपना आर हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये आर हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये हाइट बचेगा 6 आर। तो आपके पास एक फॉर्मूला है यार, जी एट एनी हाइट बराबर g at surface upon 1 plus h by r the whole square। एक और फॉर्मूला है g 1 minus 2h by r, वो लगाओगे क्या, वो छोटे हाइट के लिए होता है, ये तो 6r हाइट है, 6 टाइम्स रेडियस ऑफ, बहुत बड़ी हाइट है, यही लगाना पड़ेगा भाई। तो g at any height बराबर g at surface upon, देखो कितना आ रहा है, ये 1, h by r कितना आएगा 6r upon r यानी कि 6, है ना। तो ये 6 आ जाएगा, ये रेशियो, ये 1 है, 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर हो गया बेटा 49। तो कितना आ रहा है g/49, है ना। इस पे अगर मैं m लगा दूं तो ये वेट बन जाएगा, है ना, ये वेट हो गया, क्योंकि मास तो सेम ही रहता है ना, मास थोड़ा ना चेंज हो जाएगा हाइट पे, तो हाइट पे भी मास m लोगे और सरफेस पे भी मास m लोगे। तो ये mg की वैल्यू मेरे को 10 गिवन है, देखो 10 न्यूटन, तो ये आंसर आ जाएगा 10/49। उसको 10/50 भी मान सकते हैं, है ना, 10/50 बोले तो 1/5 बोले तो 0.2 के आसपास, है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 0.2 आ जाएगा, तो 0.2। हालांकि एक चीज
इसको बिना सॉल्व किए भी सॉल्व मतलब आंसर दिया जा सकता है। कैसे? आप बोलेंगे सर देखो एक्चुअल वेट कुछ ना कुछ तो होगा, है ना, किसी हाइट पे आप चलेंगे तो ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगा। जीरो तो तब होगा जब आप इनफाइनाइट हाइट पे चले जाओगे। अगर हाइट के वैल्यू आप इनफाइनाइट ले लोगे तभी जाके वो जीरो होगा। अदरवाइज हाइट की कुछ भी वैल्यू गिवन है तो कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू यहां पे आनी है। तो सर एपरेंट वाला जीरो है, तो आप बोलोगे ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकता, एपरेंट जीरो, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब एक्चुअल जीरो हो नहीं सकता, है ना, एपरेंट तो जीरो है, एक्चुअल तो जीरो हो नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया। तो बचा तो यही वाला, बिना सॉल्व किए भी आप कर सकते थे, बट मैंने पूरा डिटेल में करा के दिखा दिया कि भाई देख ले 0.2 आ रहा है ना बेटा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ये तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना, ये मैंने कराया है क्लास में, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं मैं इसका, वैसे इसका डेरिवेशन भी है लंबा चौड़ा, बट आपके लिए जरूरत नहीं है उसकी। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके, छोटे छोटे ये ड्रॉपलेट्स मिलके जब एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो जो हीटिंग से टेम्परेचर राइज होता है ड्रॉपलेट का, तो टेम्परेचर राइज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 3T/J rho S। J कुछ नहीं है, कन्वर्जन फैक्टर है कैलोरी और जूल का 4.2। रो आपका जो है डेंसिटी है, S आपका कैलोरी में, कैलोरी पर ग्राम में स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। और ये 1 छोटे रेडियस, छोटे बबल का रेडियस, ये 1 कैपिटल R बड़े बबल का रेडियस। तो इसको आप याद रखो डायरेक्ट, है ना, तो ही बढ़िया है, क्योंकि इसको डेराइव करने में काफी टाइम लग जाएगा। सो प्लीज रिमेंबर दिस, इतना राइज इन टेम्परेचर आता है। अब पानी के लिए रो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, S होता है 1 कैलोरी पर ग्राम, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो यहां पे 1 बच गया। हेंस रो S लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन में आप देखोगे तो खाली 3T/J 1/r 1/R, ठीक है बेटा। चलो, 2 circular coils can be arranged in the 3 situations as shown in the figure. Mutual inductance will be coefficient of mutual induction. जितना अच्छा लिंकिंग होगा उतना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन होगा। यहां पे आप देखोगे, इसको आपने कुछ करंट दिया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा बेटा, परपेंडिकुलर, है ना, ऐसे करंट है तो नीचे आ जाएगा। चलो करंट को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे करंट है तो ऊपर आ जाएगा। अब छोटू का जो एरिया है वो भी इधर ही है, देखो एरिया वेक्टर। तो B और A के बीच में 0 डिग्री एंगल विल गिव यू मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस, हेंस इसका मैक्सिमम होगा। इसमें तो 0 आएगा, देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, सेम गोज फॉर दिस, है ना। तो सबसे ज्यादा इसका है, यानी कि पहले वाले का, तो मैक्सिमम इन सिचुएशन A, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन बॉईल करता है इतने डिग्री सेल्सियस पे, तो फ़ारेनहाइट में ये कितना होगा। सिंपल सा एक रिलेशन है, देखो फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 C + 32, तो आप लिखो 9/5 इंटू कितना दिया था, -183, है ना, -183 + 32। अब आप कैलकुलेट करते रहना, आपको जो आंसर मिलेगा बच्चे वो होगा -297, ठीक है। फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन अगर आ गया कर देना सॉल्व खट से। पर्सन वेइंग 50 kg, है ना, टेक्स 1500 कैलोरी डाइट पर डे। देखो काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत खाना अगर आप खाते हो, है ना, तो क्या होगा, देखो 50 kg उसका वजन है, 1500 किलो कैलोरी पर डे ले रहा है। इफ दिस एनर्जी वेयर टू बी यूज्ड इन हीटिंग द बॉडी, कुछ लोग खाते हैं ना, खूब खाने लग जाते हैं, पसीने आने लग जाते हैं, वैसा ही कुछ है। तो बॉडी ऑफ पर्सन विदाउट एनी लॉसेस, बोल रहा है जितनी भी एनर्जी उसने खाई वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो रही है। ऐसा होता नहीं है, बट ठीक है, बोल रहा है तो ठीक है। देन हिज राइज इन टेम्परेचर इज, स्पेसिफिक हीट ऑफ ह्यूमन बॉडी भी मेरे को गिवन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, हीट बराबर, है ना, सेंसिबल हीट बराबर मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, खत्म। देखो 1500 किलो कैलोरी, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 1500 इंटू 10⁻³ कैलोरी। मास बेटा 50 kg, लेकिन ये तो पर ग्राम में है, देखो ये जो स्पेसिफिक हीट है वो तो पर ग्राम में है, तो मास भी तुम्हें ग्राम में ही लेना चाहिए बेटा। तो 50 kg इंटू 10⁻³, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया, इंटू स्पेसिफिक देखो 0.83 कैलोरी पर ग्राम, सही है ना। यहाँ कैलोरी देखो, कैलोरी, किलो को कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया, और ये ग्राम, बिल्कुल सही है सर। तो ये आप सीधा 0.83 लिख सकते हो इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। ये 10⁻³ वैसे भी कैंसिल हो रहा है बेटा, देखो
ये 1 0 और 1 0 वैसे भी कैंसिल हो रहा है बेटा, 5 तिया 15, ये 30 हो गया बच्चे। तो आपका आंसर आएगा 30/0.83, है ना। तो 30/0.83 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है देखो, 36 के आसपास, 36.14। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा होता तो ऐसे करता, 30/0.8 को तुम लिख सकते हो 4/5 लगभग, है ना। 0.83 को 0.8 मान लो, लगभग 4/5 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 150/4, यहां से आप निकाल लोगे, है ना। तो आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, 40 से कम आना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर 160/4 होता तो 40 आता, 40 से कम और 30 से ज़्यादा, है ना, 30 से ज़्यादा 40 से कम, एक ही ऑप्शन है 36। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना। चलो आ जाओ। हाँ, when fluids are heated from the bottom, convection currents are produced because, देखो जैसे आप चाय उबालते हो, पानी उबालते हो, तो क्या होता है, यहां से आपने हीट किया, है ना, यहां पे आपका देखो बेटा ऐसे पानी रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। तो क्या हुआ, जो सबसे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो एकदम फ्लेम के पास हैं या इस सरफेस में हैं, वो हीट हो जाएंगे, है ना, वो हीट हो गए। लेकिन ऊपर वाले तो अभी भी कूल हैं बेटा, ऊपर वाले तो अभी भी कूल हैं, है ना। अच्छा, जब मॉलिक्यूल हीट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ना उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, कम डेंसिटी हो जाएगी, मतलब वो हल्का हो जाएगा। लेकिन इसकी डेंसिटी तो अभी भी ज़्यादा है। तो क्या होता है, ये हल्का है तो ये राइज करता है, ऊपर जाता है, और ये भारी है तो ये नीचे आके उसकी जगह ले लेता है ना। ये उठ के ऊपर गया, ये नीचे आके यहाँ बैठ गया। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, उसको आप बोलते हो अरे पानी खौल रहा है ना, ऐसे दूर 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 कुछ तो चल रहा है अंदर, इसको बेटा कन्वेक्शन करंट्स बोलते हैं। तो ये क्यों हुआ, हीटेड फ्लूइड बिकम्स मोर डेंस, हीटेड फ्लूइड बिकम्स लेस डेंस, हाँ, देन द कोल्ड फ्लूइड अबव इट, बिल्कुल सही है, डी, है ना। हीटेड फ्लूइड कम डेंसिटी का हो जाता है, जिस वजह से वो राइज करता है, कोल्ड फ्लूइड नीचे आता है और एक कन्वेक्शन करंट बन जाता है, जिसको हम लोग पानी का खौलना बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सन इज डबल्ड द रेट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ, कैसे आती है सन से अर्थ में एनर्जी, रेडिएशन के थ्रू। और जो रेडिएशन होता है बेटा, एमिसिव पावर जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 होती है। तो अगर मैं टेम्परेचर को डबल कर देता हूं, तो टेम्परेचर डबल करने से ये फैक्टर कितना हो जाएगा, हीट रिसीव्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 इज व्हाट, 16, तो 16 टाइम्स ज्यादा हीट आएगी, है ना, 16 टाइम्स ज्यादा एनर्जी आएगी। ठीक है बेटा, चलो। द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट्स शोन इन द फिगर, देखो यार, यहां से ए अंदर आया, ये सीधा सीधा यहां पे ए पहुंच गया, ठीक है सर। ये ए इधर भी गया, यहां पहुंचा ए, यहां से आया बेटा बी। ये कौन सा गेट है, नंद का नंदलाला, है ना बेटे, ये क्या है, नैंड गेट है, ठीक है ना। कौन सा गेट है सर, नैंड गेट है। अच्छा, अब सुनो, अगर ये एंड होता तो इसका आउटपुट आता है यहां पे ए डॉट बी, एंड का आउटपुट होता है ए डॉट बी, बेटे तो नैंड है तो इसका आउटपुट आएगा ए डॉट बी के ऊपर बार, इन्वर्ट हो जाएगा। अब सोचो, यहां से ए आया और यहां से ए डॉट बी का बार आया, ए डॉट बी का बार आया, है ना। अब ये दोनों क्या है, कौन सा गेट है, ये और गेट है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, और में दोनों जुड़ जाते हैं, तो मेरा आंसर आएगा ए प्लस ये वाला, यानी कि ए डॉट बी का बार, है ना, ये अपना आंसर है। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में हमने कुछ 20 क्वेश्चंस किए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताता हूं मैं आपको बेटा। अगर आप नीट की पूरी फील लेना चाहते हो एक एग्जाम के थ्रू, तो 24 अप्रैल को, ये देखो 24 अप्रैल को हम लोग एक नीट रेप्लिका करने वाले हैं, मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस नीट 2024 का। ये ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा, ठीक है ना। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में मिल जाएगा, नीट रेप्लिका के नाम से, मैं टेलीग्राम में भी डलवा दूंगा, ठीक है। चाहिए सेंटर पे विजिट करिए अगर पॉसिबल है। आप अगर
हमारे सेंटर्स के आसपास रहते हैं तो आप जा सकते हैं, आप लिंक पे जाएंगे, देख लेंगे कहाँ कहाँ टेस्ट हो रहा है, आप जा सकते हैं। आप किसी कारण से नहीं जा पा रहे हो, आप ऑनलाइन दे देना, ठीक है। बट हाँ, 24 अप्रैल को 2 बजे से लेके 5:20 तक नीट रेप्लिका होने वाला है, मेगा मॉक टेस्ट होने वाला है, ठीक है। जाके आपको डेफिनेटली देना चाहिए बेटा, ओके। एक और चीज बताता हूं बेटा, ये तो चलो एक दिन का है बस, ये तो चलो एक दिन का है बस। सर मुझे तो रेगुलर टेस्ट सीरीज चाहिए जो लगातार चलती रहे चलती रहे चलती रहे। तो बेटा 6 अप्रैल से एक टेस्ट सीरीज शुरू हुई है जिसका नाम है AIMT, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज। दिस इज ऑल्सो फ्री। ये बेटा 28 अप्रैल तक चलेगी एंड दिस विल बी एवरी सैटरडे एवरी संडे 2 PM से 5:20 PM तक। ये जो बार कोड दिख रहा है ना, मतलब QR कोड, इसको आप जैसे स्कैन करोगे बेटा आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो स्कैन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्कैन कर लेना, है ना। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिलेगा AIMT का, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। सारे क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। बाय बच्चों।